हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। बेसिकली जो हमने दो चैप्टर स्टडी किए अपने डिमांड का और सप्लाई का, उन दोनों को मिक्स करके आज हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी का चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी भी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है हमारे पास। इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पर डिमांड इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई के इक्वल होगा। जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उतना ही प्रोड्यूसर अगर सप्लाई कर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जहां पे डिमांड सप्लाई की इक्वल हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। कि जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कमोडिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, उसी प्राइस पे प्रोड्यूसर उतना ही सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई होगा वो कंडीशन क्या होगी, हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। फाइन, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, प्राइस है किसी कमोडिटी का 5 रुपीज। ठीक है, उस पे हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, 10 यूनिट्स उसकी क्या कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है। लेकिन 5 प्राइसेस पे सप्लायर क्या कर रहा है, 50 की क्या कर रहा है, सप्लाई करना चाहता है। प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस फॉल हो गए हमारे, प्राइसेस फॉल। तो जब प्राइसेस फॉल होते हैं हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो अगर 4 प्राइसेस हो गए हमारे पास तो कंज्यूमर अब क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करनी प्रेफर करेगा। तो वो 10 से कितने पे आ गया, 20 पे आ गया, वो इतनी डिमांड करना चाह रहा है। और प्राइसेस फॉल तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइसेस फॉल तो मैं कम सप्लाई करूंगा, क्योंकि प्राइसेस फॉल मतलब प्रॉफिट कम तो मैं कम सप्लाई करना चाहूंगा। ठीक है, तो वो 50 से कितने पे आ गया, 40 पे आ गया। वो कह रहा है कि मैं 4 रुपए जब कमोडिटी का प्राइस होगा तो मैं सिर्फ 40 कमोडिटी ही सप्लाई करना चाहूंगा। और कंज्यूमर क्या कह रहा है, मैं 20 कंज्यूम करना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस और फॉल हुए हमारे पास, प्राइसेस और फॉल हुए, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी और प्रोड्यूसर की सप्लाई कम हुई। इस केस में क्या हुआ, जब हमारे पास प्राइसेस 3 हुए, कंज्यूमर की डिमांड 30 हो गई और प्रोड्यूसर की सप्लाई भी कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो क्वांटिटी डिमांड है वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, क्वांटिटी सप्लाई के। जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई की इक्वल हो जाएगी उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो पर्टिकुलर प्राइस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा 3 है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। जो मार्केट का जो प्राइस सेट होगा वो क्या सेट होगा, 3 रुपीज सेट होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, क्योंकि 3 रुपीज पे जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। 30 का कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 30 यूनिट्स की, उतना ही प्रोड्यूसर 30 यूनिट सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि स्टॉक क्लियर हो जाएगा। जितना प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है उतना ही कंज्यूमर आके खरीद लेगा, तो क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर स्टॉक क्लियर हो जाएगा और वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर की हमारी फर्स्ट 2 कंडीशन थी, यहाँ पे क्या था हमारे पास, 50 वो सप्लाई कर रहा है और कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, 10 का। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, एक्सेस सप्लाई। यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, एक्सेस सप्लाई का केस हो गया हमारे पास, जो फर्स्ट 2 केस था, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। तो यानी कि ये वाला हमारा इक्विलिब्रियम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, सप्लाई एक्सेस थी, जो हमारा स्टॉक था वो बच गया होगा, क्योंकि 50 सप्लाई हो रहा है और हम 10 खरीद रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक बच गया होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन कहेंगे, सरप्लस की कंडीशन कहेंगे। ठीक है, और फिर नीचे वाले केसेस में क्या हुआ, जो लास्ट 2 केसेस है, जब हमारे पास प्राइसेस और कम हुआ तो कंज्यूमर ने डिमांड अपनी और बढ़ा दी, लेकिन जो प्रोड्यूसर सप्लाई है वो अपनी और कम करना चाहता है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है वो बड़ी है हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई से। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, यहाँ पे एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, शॉर्टेज, कि कंज्यूमर तो 40 यूनिट
खरीदना चाहता है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी हो रही है, सिर्फ 20 यूनिट्स की ही सप्लाई हो रही है। तो ये वाली कंडीशन में क्या होगी हमारे पास, क्वांटिटी डिमांड जो हमारे पास बड़ी है क्वांटिटी सप्लाई से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड कम है हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा, तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना अच्छे से, फाइन, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग अब ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। वो तो हमने एक एग्जांपल लिया अपना, अब हम इस चीज को क्या ग्राफ से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डिमांड कर्व है, ये डी जो रेड लाइन शो कर रही है क्या है, हमारी डिमांड कर्व है, एंड इट्स अ नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली स्लोप क्यों है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या करना, कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होगी, ठीक है। एस जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, हमारे पास सप्लाई कर्व है, और ये क्या है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास इंक्रीज होगी, और वाइस वर्सा कि अगर प्राइस डिक्रीज हुए तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने स्टडी किया था इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर, उसी को हमने ड्रॉ कर दिया एक ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाएगी इस एरिया पे, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे हम उस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे जो हमारा प्राइस होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और उस पॉइंट पे जो हमारी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कि 3 रुपीज के प्राइस पे कंज्यूमर कितने की डिमांड कर रहा है, 30 की कर रहा है, और प्रोड्यूसर कितने की सप्लाई कर रहा है, 30 यूनिट्स की ही सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहां पे मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये वाली, ठीक है, कि मार्केट डिमांड है हमारी वो मार्केट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, फाइन। अब हम देख लेते हैं जो 3 रुपीज से जो नीचे का केस है, यानी कि जब हम 2 रुपीज पे थे, तो 2 रुपीज पे क्या था हमारे पास, 2 रुपीज पे देखो रेड लाइन आगे की तरफ है ना, 2 रुपीज पे हम डिमांड 40 की कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर कितने की सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है 20 की, ठीक है। क्योंकि कम प्राइसेस पे हम डिमांड ज्यादा करना चाहेंगे, और कम प्राइसेस पे प्रोड्यूसर सप्लाई कम करना चाहेगा। हम डिमांड ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा, तो यानी कि ये वाली कंडीशन कौन सी होगी हमारी, एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो एनी पॉइंट बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट देयर इज एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी हमारे पास, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टेज। यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई कितने की है, सिर्फ 20 यूनिट्स की, और हम लोग कंज्यूम कितना करना चाहते हैं, 40, तो देयर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे के जितना भी एरिया होगा, ये एरिया कौन सा होगा हमारे पास, एक्सेस डिमांड का एरिया होगा, यानी कि शॉर्टेज का एरिया होगा, क्योंकि हम कम प्राइसेस पे डिमांड ज्यादा करेंगे और प्रोड्यूसर सप्लाई कम करना चाहेगा, फाइन, ठीक है। ऐसे ही अपर पार्ट में क्या होगा, अगर हम लोग 4 प्राइसेस पे हैं, अगर प्राइस क्या है 4 है हमारे पास, तो अगर प्राइस अच्छा है मार्केट के अंदर तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर कितने की सप्लाई करना चाहेगा, 40 की। प्रोड्यूसर सप्लाई कितनी करना चाहेगा, 40 करना चाहेगा, और कंज्यूमर डिमांड कितने की करेगा, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है सिर्फ 20 की, क्योंकि ज्यादा प्राइसेस पे कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा और प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास, एक्सेस सप्लाई यानी कि सरप्लस की सिचुएशन हो गई। तो एनी पॉइंट अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट देयर इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई और सरप्लस, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मतलब अगर हम 4 प्राइसेस पे हैं, 4 प्राइसेस पे कंज्यूमर को वो गुड महंगा लग रहा है, तो वो कम डिमांड करता है, कम डिमांड यानी कि 20 की डिमांड करता है, 20 यूनिट्स की, और 4 प्राइसेस पे प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो ज्यादा सप्लाई करना चाहता है 40 का, लेकिन कंज्यूमर कम डिमांड कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन हो गया, सरप्लस का सिचुएशन हो गया हमारे पास ये, ठीक है।
और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी हमारे पास, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल, जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतना ही कंज्यूमर उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फाइन, तो इसको अपने नोट्स में अच्छे से राइट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो चेंज इन डिमांड, अभी हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। इक्विलिब्रियम कब होगा हमारे पास, जब मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई की, जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उतनी ही प्रोड्यूसर अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या होगा इस मार्केट इक्विलिब्रियम में, क्या होंगे अगर चेंजेस हुए, चेंज किस में हुआ, अगर डिमांड में चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके, उसके इफेक्ट प्राइसेस पे और क्वांटिटी पे देखने हैं हमको कि उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम का बना के देख लेते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ये डिमांड कर्व, ठीक है, ये डीडी कर्व होगी हमारे पास, ये सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको हमने P1 और Q1 नेम दे दिया। ठीक है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये डिमांड कर्व थी, ये सप्लाई कर्व थी, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। अब क्या हुआ, चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो गई, और कौन सा चेंज हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड में इंक्रीज होता है यानी कि शिफ्ट होता है, शिफ्ट यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट, तो अब डिमांड में क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो डिमांड कब हमारी ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गई, इट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट, हम लोगों ने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हमारी ये क्या है, न्यू डिमांड कर्व है, ये जो D1 है ये हमारी क्या है, न्यू डिमांड कर्व है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो यानी कि अब न्यू डिमांड कर्व ये है हमारी, और सप्लाई कर्व ये ब्लू लाइन, तो यानी कि ये अब हमारा न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी क्या हो गया, दिस वन P2। नाउ P2 एंड Q2 इज अवर न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। तो हम लोग क्या इससे कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारे क्या होते हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और क्वांटिटी डिमांड, जो क्वांटिटी सप्लाई है फिर डिमांड है वो भी मार्केट के अंदर क्या होगी हमारे पास, बढ़ जाएगी। जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है फिर सप्लाई हो रही है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, और प्राइसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, अगर डिमांड हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट तो यानी कि अब हमारी नई डिमांड कर्व ये है, तो नई डिमांड कर्व का और पहले वाली सप्लाई कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा नया प्राइस और नया क्वांटिटी होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख लेंगे कि वो पहले वाले प्राइस से क्या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, हम लोग ऊपर की तरफ गए हैं प्राइस में, तो यानी कि ये इंक्रीज हो गया P1 से P2। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीज होने से डिमांड, हमारे प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और क्वांटिटी डिमांड भी हमारी बढ़ जाती है। डिमांड, क्योंकि ये जो Q2 है ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक ही चीज है ना यहाँ पे, क्योंकि हमने तभी इंटरसेक्शन पॉइंट लिया। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड, एक सेकेंड। तो पहले हम लोग अपनी मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम ये ऐसे हो गया, ये डीडी कर्व थी हमारे पास। ठीक है, ये हमारी सप्लाई कर्व थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी थी, यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस थे। ठीक है, ये क्या था हमारा इक्विलिब्रियम वाला, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है P1, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारे पास Q1। ठीक है, अब क्या बोला उसने हमको कि डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज हो रहे हैं यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो हम लोग ऐसे शिफ्ट हो गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो इसको बोलेंगे ना हम लोग क्या हो गए, ऐसे शिफ्ट हो गए। तो हमारी नई डिमांड कर्व क्या होगी, ये वाली होगी D1। अब क्या देखना हमको, नई डिमांड कर्व और जो पहले वाली सप्लाई कर्व थी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नया प्राइस और नई क्वांटिटी। नाउ दिस इज P2 एंड Q2। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमारे प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए, और क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर चल रही है वो भी क्या हो गई,
कम हो गई, ठीक है, क्योंकि P1 यहाँ पे था और P2 हमारे पास इस पॉइंट पे आया, तो यानी कि हम हमारे प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर हमारे पास डिमांड डिक्रीज होती है और सप्लाई हमारे पास सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, और डिमांड डिक्रीज होती है, तो उस केस में प्राइसेस हमारे पास कम हो जाएंगे और क्वांटिटी जो चल रही है मार्केट के अंदर वो भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। Q1 से हम लोग शिफ्ट हो गए Q2 पर, ठीक है, ओके फाइन। तो इसी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको आप अपने नोट्स के अंदर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ये दिखा रखा है कि S1 ये सप्लाई कर्व थी पहले वाली, ये D1 हमारे पास डिमांड कर्व थी पहले वाली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड, तो हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो गए, ऐसे होंगे राइटवर्ड शिफ्ट। तो अब नई डिमांड कर्व का और पहले वाली सप्लाई कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अब वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा मार्केट के अंदर। नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग P2 प्राइसेस पे आ गए, तो प्राइसेस क्या हुए हमारे पास, इंक्रीज हुए। P1 से हम P2 पे आ गए और Q1 से Q2 पे, तो इंक्रीज इन डिमांड से क्या होगा हमारे पास, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड से क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग पहले मार्केट इक्विलिब्रियम पे थे, ये D1 और S1 हमारे पास क्या थी, डिमांड और सप्लाई की कर्व्स थी। उसके बाद क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई सेम है, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो हम लोग D2, ये हमारी नई क्या होगी, डिमांड कर्व हो गई। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, हमने डिक्रीज की, हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब नई डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हम पहले वाली प्राइस से क्या हो गए हैं, कम पे आ गए हैं। तो डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑल्सो, ठीक है, ओके। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फॉल इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डिमांड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा है, हमारे पास डिमांड में चेंज है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अ फॉल इन प्राइस, यहाँ पे हमारे पास किस में चेंज है, पहले यहाँ पे पहले प्राइस में चेंज है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग प्राइसेस में पहले चेंज करेंगे तो यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड का केस है। अगर प्राइसेस में चेंज होता है हमारे पास पहले तो वो लॉ का केस बनेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड का केस बनेगा। अगर हमने डिमांड में पहले चेंज किया तो अभी हमने जो डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड, हम लोग उससे निकाल पाएंगे कि प्राइसेस में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो अगर फॉल हुआ डिमांड के अंदर तो अभी जो हमने ग्राफ डिस्कस किया हम उससे अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो फॉल इन डिमांड, डिमांड का मतलब हम लोग वही अपना मार्केट इक्विलिब्रियम पहले ड्रॉ करते हैं, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, S1 D1, ठीक है। ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी P1 और Q1, ठीक है। अब उसने क्या बोला, फॉल इन डिमांड, डिमांड में फॉल यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हम लोग ऐसे शिफ्ट हो गए। तो अब क्या हुआ हमारे पास, नई डिमांड कर्व D2 डिमांड कर्व और पहले वाली सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगी यानी कि यहाँ पे, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। तो यानी कि प्राइसेस क्या हुआ हमारे पास, फॉल हुए हैं। तो फॉल इन डिमांड से क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। तो अगर हमने पहले चेंज डिमांड में किया तो उसका आंसर हम लोग निकालेंगे अपने ग्राफ वाले मेथड से, और अगर हमने पहले चेंज अपनी प्राइस में किया, अगर प्राइसेस फॉल हुए तो हम अपना आंसर किससे निकालेंगे, लॉ ऑफ डिमांड से, ठीक है। तो प्राइसेस फॉल, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इनवर्स रिलेशन, प्राइसेस फॉल तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा, ठीक है, प्राइसेस फॉल तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। तो आंसर क्या हमारे पास, इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसको ध्यान से लेना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको डिमांड दिख गया तो यानी कि इनवर्स रिलेशन तो फॉल इन डिमांड इंक्रीज इन प्राइस, ऑप्शन ए को आप टिक कराएंगे पेपर के अंदर तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग। अगर या फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे पास पहले डिमांड में चेंज हुआ तो हम अपना आंसर ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। अगर हमारा पहले चेंज किसमें करता है, वो प्राइसेस में, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बहुत बार रिपीट करके बताई थी जब मैंने लॉ ऑफ डिमांड बोला था कि पहले चेंज हमेशा किसमें होगा, प्राइस में होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो पहले चेंज अगर प्राइस में हुआ तो हम लोग अपना आंसर किससे निकालेंगे, लॉ ऑफ डिमांड से निकालेंगे, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन सप्लाई। अभी हमने जैसे चेंज इन डिमांड किया, सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम, पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम का कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, D1 और S1। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा हमको। फाइन, अब क्या हुआ, चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में चेंज हुआ और इंक्रीज, सप्लाई के अंदर इंक्रीज हुआ। तो सप्लाई के अंदर इंक्रीज का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट तो हम लोग क्या हो जाएंगे ऐसे, एक सेकेंड ये गलत ड्रॉ हो गया, एक सेकेंड, ओके, राइटवर्ड शिफ्ट, तो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब ऐसे, ठीक है, हम लोग क्या हो गए ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हो गए। ये हमारी S2, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, हमारी नई सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो नई सप्लाई कर्व और पहले वाली जो डिमांड कर्व है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, ये जो नया पॉइंट है, नया पॉइंट कैसे आया, नई सप्लाई कर्व से और पहले वाली डिमांड कर्व से, यानी कि S2 सप्लाई कर्व और D1 डिमांड कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे P2 और ये Q2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्राइसेस है वो कम हुए हैं और क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड हो रही है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारे जो प्राइसेस है वो कम होते हैं। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आया कि सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा, तो हमारा आंसर, अगर सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा, अगर तो उसमें क्या होगा, सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारी प्राइसेस कम हो जाएंगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई को देख लेते हैं हम लोग। पहले मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये D1 डिमांड कर्व थी, ये S1 सप्लाई कर्व थी हमारे पास, और इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फाइन, ठीक है, अब क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के अंदर डिक्रीज का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो सप्लाई कर्व में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, सप्लाई कर्व में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये बेटर बना, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम लोग ऐसे शिफ्ट हो गए लेफ्टवर्ड। अब हम लोग क्या देखेंगे, नई सप्लाई कर्व और पहले वाली जो डिमांड कर्व है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि ये उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस पे ये P2 प्राइसेस और ये Q2 क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या अपना कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज हुए हैं और क्वांटिटी हमारे पास मार्केट के अंदर वो क्या हुई है, वो कम हुई है। फाइन, तो सप्लाई के डिक्रीज होने से प्राइसेस हमारे पास बढ़ते हैं और क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड कम होती है मार्केट के अंदर। Q2 कम हो गई ना हमारे पास Q1 से। ठीक है, तो इसी चीज को हमने क्या कर रखा है, अच्छे से ग्राफिक अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इसको देखना, वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको अपने नोट्स के अंदर अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, कि सप्लाई के इंक्रीज होने से, सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइसेस हमारे पास क्या होते हैं, कम होते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइसेस कम होंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई के डिक्रीज होने से प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो वही जैसे हमने डिमांड में देखा, ऐसे ही सप्लाई का अगर क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइज इन सप्लाई, यानी कि अगर वो सप्लाई में चेंज कर रहा है पहले, ठीक है, तो अगर वो सप्लाई के अंदर चेंज कर रहा है तो हम लोग अपना आंसर किससे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको P1 और Q1 पॉइंट देगा। फिर उसने क्या बोला, राइज इन सप्लाई,
राइज इन सप्लाई तो मतलब एस से हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। अब नई सप्लाई कर्व, S2 जो सप्लाई कर्व है, नई सप्लाई कर्व और पहले वाले डिमांड कर्व का पॉइंट, ठीक है ये, तो हमारे पास प्राइसेस क्या हो गए, हमारे पास फॉल हो गए हैं और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। तो यानी कि प्राइसेस पे आंसर हमको प्राइसेस की सेंस में देना है, तो राइज इन सप्लाई से क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, राइज इन प्राइस, प्राइसेस में अगर चेंज हुआ, अगर हमारे पास पहला चेंज प्राइसेस में होता है तो यानी कि ये क्वेश्चन किसका हुआ हमारे पास, लॉ ऑफ सप्लाई का, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है हमको, राइज इन प्राइस, प्राइस अगर हमारे पास इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो अगर प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी हमारे पास, तो दैट इज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। राइज इन सप्लाई दे दिया उसने, जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फॉल इन सप्लाई दे देता वो, ठीक है। ध्यान रखना अगर पहले चेंज हमारे पास सप्लाई में हो रहा है तो हमें अपना आंसर ग्राफ से निकालना है, और अगर हमारे पास पहले चेंज वो प्राइस में कर रहा है, प्राइस में चेंज किया उसने, चाहे वो डिमांड के केस में या सप्लाई के केस में, अगर वो चेंज पहले प्राइस में करता है तो यानी कि लॉ लगेंगे, लॉ ऑफ डिमांड लग सकता है या फिर लॉ ऑफ सप्लाई लग सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सिर्फ प्राइसेस के चेंज होने पर पहले हम लोग लॉ का यूज करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई को। फाइन, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर अ कमोडिटी देन, ठीक है। तो हमने एक्सेस डिमांड कहाँ देखा था, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा ये सप्लाई का वो होगी हमारी SS और ये DD हमारी क्या हो गई, डिमांड कर्व। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मीट करती है वो हमारा क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, P1 और Q1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे जितना मार्केट के अंदर सप्लाई हो रहा है उतना ही मार्केट में डिमांड हो रहा है, वो हमारा क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड कहाँ पे होगी हमारे पास, एक्सेस डिमांड इस वाले एरिया में होगी नीचे, जब हमारे पास क्या होंगे, प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइसेस कम पे कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता है और प्रोड्यूसर सप्लाई कम करना चाहता है, तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया हमारे पास, एक्सेस डिमांड का एरिया हो गया। यानी कि सप्लाई कम है तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज, ये एरिया क्या हो गया हमारे पास, शॉर्टेज का हो गया, ठीक है। तो जब हमारे पास मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है तब क्या होगा, क्योंकि मार्केट को तो इक्विलिब्रियम पे आना ही आना है, अगर हमारे पास हम लोग नीचे वाले एरिया में है किसी भी एरिया में तो हमको इक्विलिब्रियम पे आना ही आना है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइसेस को क्या होगा, प्राइसेस हमारे पास अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, सो दैट हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कर जाएं, जहाँ पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल हो, ठीक है। तो मार्केट हमेशा क्या रहती है, इक्विलिब्रियम पे रहती है। अगर मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, अपने आप ही राइज हो जाएंगे, प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी राइजेस, सो दैट हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच जाएं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछता व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, ठीक है, अभी उससे हमसे क्या पूछा हुआ, एक्सेस डिमांड, अगर वो हमसे पूछता है एक्सेस सप्लाई, यानी कि ऊपर वाला एरिया ना हमारे पास एक्सेस सप्लाई का, ये वाला एरिया क्या है हमारे पास, एक्सेस सप्लाई का, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, ठीक है। तो जब ये वाला कंडीशन होगा तो मार्केट क्या होगी, मार्केट को तो इक्विलिब्रियम में आना ही आना है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे उस केस में, फॉल हो जाएंगे, तो प्राइसेस फॉल होंगे सो दैट मार्केट क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। फाइन, अभी क्या है हमारे पास आंसर, सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है तो प्राइसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, सो दैट क्या हो जाए, मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाए। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक टॉपिक और आता है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई सिमुलटेनियसली। अभी हमने क्या पढ़ा, अलग से हमने डिमांड को चेंज किया था, अलग से सप्लाई को चेंज किया था, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोग दोनों को चेंज करते हैं, डिमांड और सप्लाई को, लेकिन इससे अभी तक एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया अपनी वीडियो के अंदर। अगर आप लोग वो टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ठीक है, हमको वो टॉपिक पढ़ना है जिसमें सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ चेंज होगी, तब मार्केट
कैसे इक्विलिब्रियम पे आएगी, तब मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा। ठीक है, तो वो टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी फिर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।